So before we start with the jurisprudence, let me tell you one thing. पूरे यूजीसी नेट में दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दिखने में बहुत हार्ड है, समझने में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है काफी। हाँ समृद्धि, यू आर करेक्ट, बेंथम, ऑस्टिन, हार्ट एंड केल्सन, राइट। सो लास्ट बैच में जितने भी स्टूडेंट्स, तो मैंने उनको एक चीज बताई थी, और जस्ट 4 से 5 दिन आपको मेरे साथ चलना है, सिर्फ 4 से 5 दिन। जूरिस्प्रूडेंस पूरा टिप्स पे करा दूंगा। आज अनूबा एंड ऑल ये आए नहीं तो इनको, देवर इन द स्टार्टिंग देवर लाइक सर इतना बड़ा जूरिस्प्रूडेंस है, कैसे पढ़ना है, इंटरनेशनल लो इतना बड़ा है। रिसेंटली लास्ट वीक आई हैड अ कॉल विथ हर एंड शी वाज लाइक सर मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगता है पूरा जूरिस्प्रूडेंस रिवाइज करने में अच्छे से। तो उसी वे में अपने को चलना है। जस्ट 4 से 5 दिन आपको मेरे साथ चलना है, उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस आपको एक एक चीज याद होगी, एक एक चीज पूरी प्रॉपर। इफ यू सी थिंकर्स एनालिटिकल स्कूल बोलते ही मैंने सारे वहां पे ट्रिक्स लिखा रखे हैं, बेंथम, ऑस्टिन, हार्ट, केल्सन। हिस्टोरिकल स्कूल में है मोंटेस्क्यो, एकदम ट्रिक्स से है ऐसे। मैं बस पूछता, आपने अगर नोट्स देखे हो, सर को जी एफ, मोंटेस्क्यो, सेविग्नी, गुस्टा, सर हेनरी माइन, गीट, फाइडमैन। फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल की टिप्स दे रखी है मैंने, CIDEPS, कॉम्टे, आयरिंग, डुबोइट, एरलिक, रोस्कोपाउंड, स्पेंसर। ये सोशियोलॉजिकल स्कूल हो गया। इस तरह से एक एक चीज आपको मैं कंप्लीटली टिप्स पे करवा दूंगा, सारा सिस्टम। जस्ट आपको 4 से 5 दिन मेरे साथ चलना है, कंप्लीट जूरिस्प्रूडेंस आपका रेडी हो जाए। मेनी ऑफ यू आर जुडिशियरी एस्पिरेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ये तो फिर भी थोड़ा आपको अच्छे से आता होगा। बट ये जो अदर सब्जेक्ट है, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इतना शायद आपको ना आता हो। ओके, so we are starting today with jurisprudence. What jurisprudence basically is, कि jurisprudence is derived from two words, juris and prudentia. ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात। juris मतलब होता है नॉलेज, प्रूडेंशिया मतलब होता है, juris मतलब लॉ एंड प्रूडेंशिया मतलब नॉलेज। तो जो लॉ की नॉलेज है उसी को अपन जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। बट यू नो व्हाट जूरिस्प्रूडेंस इज इन रियलिटी? मतलब जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि लॉ कैसा होना चाहिए, दैट इज एग्जैक्टली द जूरिस्प्रूडेंस। लॉ क्या है ये मायने नहीं कि एग्जैक्टली व्हाट शुड बी द लॉ। व्हाट शुड बी द लॉ मतलब, इफ यू सी इंडिया, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र चलता है यहाँ पे, राजा का राजा बेटा बनेगा ऐसा तो नहीं है। That is because our law is like that, our constitution is like that, right? So this is one of the type of law. If you see Saudi Arabia, if you see Oman, सऊदी अरेबिया में 2015 से सलमान बिन जो अब्दुल अजीज है वो वहां के किंग है, और उनके जो बेटे हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो वहां के क्राउन प्रिंस है। क्यों? क्योंकि वहां पे मोनार्की सिस्टम चलता है। मोनार्की का मतलब क्या है? राजशाही चलती है वहां पे अभी भी, राजा का बेटा राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां का लॉ वैसा है। जूरिस्प्रूडेंस अपन जितना सोचते हैं ना, क्या है इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कहाँ पे कौन सा थिंकर आ गया, कहाँ पे क्या बात हो रही है, दिस इज ऑल बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस में सबने अपना अपना दिमाग लगाया है। किसी को ये बोलना है कि सर जी जो भगवान ने बोल दिया है ना, वो अपने को मानना चाहिए कि वो एक्चुअली लो है। अच्छा भगवान ने कैसा बोला? तो नेक्स्ट वालों ने ऐसे बोल दिया कि सर चर्च जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके जो फादर है उनको पता चलता है, फादर नहीं बोलते कि हाँ दिस इज व्हाट द जीसस हैज टोल्ड मी। तो वो बोलते हैं कि हमारा और भगवान जीसस का, गॉड जीसस का और फादर का उनसे कनेक्शन। इफ यू सी इन हिंदू रिलीजियन, हम बोलते हैं कि जो प्रीस्ट है उनको पता है, वो बताएंगे कि एग्जैक्टली लॉ कैसा होना चाहिए। इफ यू सी अदर रिलीजन, उनका हर एक का एक सिस्टम है। तो ये सब जूरिस्प्रूडेंस की बात है। फिर इससे थोड़ा सा आगे आ जाओ, मैंने ये क्या बता दिया, पहले मैंने क्या बोला कि जो डायरेक्टली प्रकृति बताएगी। इफ यू सी ओल्ड सिविलाइजेशन, इफ यू सी ओल्ड सिविलाइजेशन स्पेशली इन हिंदूज, इफ यू सी, हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। नेचर से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसकी लगभग पूजा की जाती है। नदियों की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, चंद्रमा की, मतलब अपने जो सिस्टम है वो वो नेचर से रिलेटेड जो है उनकी सबकी पूजा की जाती है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, डायरेक्टली नेचर से आपको जो कमांड मिल रही है नेचर से। आप अगर देखोगे जब बारिश राजस्थान में किसी बारिश नहीं होती है तो कोई क्या जलाता है, कोई जोधपुर की तरफ मैंने देखा है कि वो वहाँ दाल बाटी चूरमा ऐसे कुछ बना के कुछ करते हैं, कोई ऐसे पुतला सा जलाता है बारिश होने के लिए। तो ये सब क्या है? ये ओल्ड सिविलाइजेशन की चीजें हैं, जब ये मानते थे कि अच्छा भगवान नाराज हो गए क्या अपने से,
तो हम ऐसा करें तो वो खुश हो जाएंगे। तो दैट वाज वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन जब ऐसा हुआ करता था। उसके बाद में थोड़ा सिविलाइजेशन आगे बढ़ा होगा, तो फिलोसॉफिकल स्कूल में आए थे स्टूडेंट्स की, जहाँ पे बताया कि भाई फादर जो है, प्रिस्ट जो है, वो बताएंगे। उसके थोड़ा सा और आगे जाए एनालिटिकल स्कूल में, तो बोला कि नहीं यार, फादर क्या बताएंगे, नेचर क्या बताएगी, वो नहीं, अपन एनालिटिकली देखेंगे। एनालिटिकल स्कूल को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्कूल। क्योंकि जो रियलिटी में हो रहा है हम उसके हिसाब से सोचेंगे, अपन आइडियलिज्म के तरीके से नहीं सोचेंगे। तो ये सब जूरिस्प्रूडेंस है कि किसी कंट्री का कानून कैसा होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, सबकी अपनी अपनी रीजनिंग है। इफ यू सी द रीजनिंग इफ यू सी द रीजनिंग इफ यू विल सी, कुछ लोगों का बोलना है कि भाई वेजिटेरियन होना अच्छा है, वेजिटेरियन होने के अपने फायदे हैं। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि इट्स ओके इवन इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, दैट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स योर चॉइस। तो वो भी एक है। तो अगर मैं 10 लोगों को बिठा दूं एक कमरे में और सबको बोलूं कि बताओ आपके हिसाब से क्या होगा, तो कोई क्या बोल सकता है कि सर मेरे हिसाब से वेज ठीक है, कोई क्या बोल सकता है नॉन वेज ठीक है, क्या कोई क्या बोल सकता है सर वेज एंड नॉन वेज दोनों ही ठीक है, आई डोंट हैव एनी इशू, आई एम न्यूट्रल। है ना? तो ये क्या हो गया, ये कंपार्टमेंट्स हो गए अपने अपने व्यूज के, कि इसके हिसाब से ये ठीक है, इसके हिसाब से ठीक है। तो जूरिस्प्रूडेंस में भी वही है। जिस थिंकर की सोच जब जब मिल रही थी आपस में, उन उनको हमने एक स्कूल में डाल दिया। जिन जिनको ये लगता था कि नेचर अपने को बताएगी क्या कानून होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हमने नेचुरल लॉ स्कूल में डाल दिया। सेकंड, अगर आप फिलोसॉफिकल स्कूल देखोगे, जिसको एक तरह से नेचुरल का ही पार्ट मानते हैं, तो फिलोसॉफिकल स्कूल में वो लोग आ गए जहाँ थोड़ा फिलोसॉफिकल बातें थी, जहाँ धर्म की बातें इंटरफियर कर रही थी। इफ यू सी एनालिटिकल स्कूल, तो वो वहां वो थिंकर्स आ जाएंगे जिन्होंने ये बोला कि यार नेचर से, भगवान से नहीं, अपन तो ये देखेंगे कि रियल में कानून क्या है। भाई कानून तो समय के साथ बदलता है। देयर वाज अ टाइम व्हेन एडल्ट्री वाज ऑफेंस, टुडे एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस। देयर वाज अ टाइम जब 377 के अपने एक प्रोविजंस थे, आज वो अलग है। नया कानून आ गया, उसमें 4 ऑफेंस नए आ गए। राइट? इफ यू सी रिजर्वेशन, हर बार रिजर्वेशन बदलता रहता है। राजस्थान में रिसेंटली किसी थर्ड ग्रेड टीचर होता है, उसने विमेंस को, गर्ल्स को 50% रिजर्वेशन दे दिया। तो ये चीजें भी हैं कि भाई कानून जो है, लॉ जो है, वो परमानेंटली एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है, हो सकता है क्या, देयर विल बी अ टाइम व्हेन लोगों को बोला जाए कि नाउ यू नो द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन इज ऑलमोस्ट डन। हमारा जो पर्पस था रिजर्वेशन का, कि जो बैकवर्ड अपना एक है, उसको हम आगे लाए और सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लेके आए, वो अगर अपने को सर्व होता हुआ नजर आए कि हाँ लगभग अपन उस वे में आ चुके हैं जहाँ लगभग बैलेंस बन चुकी है चीजों की, तो फिर हम कानून को फिर से बदलेंगे। तो ये सारी चीजें है ना, ये जूरिस्प्रूडेंस है। और अगर आप ध्यान से सोचोगे और समझोगे, देन यू विल रियलाइज कि लोगों को लगता होगा यार जूरिस्प्रूडेंस क्या ऐसा एक सब्जेक्ट है। Last week, just 2 days before, I was there in my university from where I am pursuing PhD, and ma'am was teaching जॉन रोल्स। पुराने स्टूडेंट को याद होगा, जॉन रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ा रहे थे। एंड देन आई आस्क्ड कि मैम एक चांस मुझे दो, मैं बेटर कम्युनिकेट कर सकता हूँ इस आइडिया को, क्या है। एंड स्टूडेंट्स वर रियली लाइक हाँ यार अब समझ में आया फाइनली। सो एक स्टूडेंट था वहां पे क्लास में, ही वाज परसुइंग पीएचडी एंड स्टिल ही वाज लाइक मेरे को जूरिस्प्रूडेंस समझ ही नहीं आया मैम कभी, है क्या जूरिस्प्रूडेंस। तो आई आस्क्ड मैम कैन आई प्लीज से समथिंग फॉर 2-3 मिनट्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जूरिस्प्रूडेंस को इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है। इतना आप सोचते हो कि भाई क्या ही जूरिस्प्रूडेंस है, ये तो एकदम थिंकर से भरा हुआ है। आपको बेसिक आइडिया समझना है कि वो इंसान उस वक्त कैसा सोचता होगा, जीनो कैसा सोचता होगा, सोक्रेट कैसा सोचता होगा, एरिस्टोटल कैसे सोचता होगा, प्लेटो कैसे सोचता होगा, बेंथम कैसे सोचता होगा, उसके हिसाब नहीं, से आलू बुखारा मत, सही था। डाल दिया गया। यही तो जूरिस्प्रूडेंस है। अलग अलग तो टोटल अपन देखते हैं कि भाई पहले नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ते हैं, फिर अपना फिलोसॉफिकल स्कूल आ जाता है, फिर थर्ड पे एनालिटिकल स्कूल है, फिर हिस्टोरिकल स्कूल है। हिस्टोरिकल स्कूल का अपना एक इम्पोर्टेंस है भाई। हिस्टोरिकल स्कूल ये बोलती है ना वो तो बहुत ज्यादा खोल वुमेन रही ना, इसलिए रिजर्वेशन भी। पर्टिकुलरली पानी शुरू पी, से एक गिलास पानी पी, तुम बहुत वहां उठ के लंबे कैसे टाइम गई तो तक जो देखो था। विमेन एक जेंडर बहुत गई डिप्राइव्ड तो स्टेट में था, अगर उनको समाज के खुद ही गई है। लेवल पे लाना है, सबके साथ कदम से कदम मिला के चलना है, तो उनके लिए कुछ पॉजिटिव एक्शन करने पड़ेंगे।
चाहे उसके लिए अपने को विधानसभा में, संसद में 33% आरक्षण देना हो, चाहे पढ़ाई में उनको आगे लाना हो, चाहे सब्सिडी देना हो सरकार को, अलग अलग योजनाएं चलाना हो, जैसे वो कृषि खुद गई है, भाई मेधावी छात्रा योजना, वो मेरे सामने राजस्थान गई। में गर्ल्स के लिए है। इसके भी गर्ल्स के कुछ 80% जैसे कुछ आते हैं, उनको स्कूटी मिलती है। ये क्यों है? याद नहीं होगी। ये एक तरह से हिस्टोरिकल रीजन है ना, कि जब विमेन जो है वो पीछे थी। क्या टाइप किया है? अच्छा, अंजना गर्ग मैम, योर MIC इज ऑन सर, प्लीज म्यूट ऑल। आई एम रियली सॉरी, हाँ कर रहा हूँ। मैंने वो चार्ज दे दिया था ना, इसके वजह से। अनफॉर्चुनेटली आई रियली डोंट नो, दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मेरे को ऑडियंस की आवाज क्यों नहीं सुन रही, बस मेरी आपसे कम्युनिकेट हो रही है, ये क्यों हो रहा है, आई डोंट। अब क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए लास्ट में। बट अंजना मैम, आप अपनी ऑडियो को ऑफ कर लो, बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो। इज इट ओके ना? अभी बाकियों को दिक्कत नहीं हो रही है ना? स्मृति, प्राची, अच्छा, कैन यू टाइप इन चैट बॉक्स? अब म्यूट है? ओके, फाइन फाइन फाइन। आ जाओ आ जाओ, है ना? सो मेरा कहने का मतलब यही है आप सबसे कि ओके, वेलकम, कि आपको उस तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेना ही नहीं है कि पता नहीं क्या सब्जेक्ट है। तो वो जब स्टूडेंट ने वो PhD के उसमें बोला कि, तो मैं आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग ओनली, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ऑल अबाउट आपके क्या व्यूज है। आप बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, आप किसी और पार्टी में हो, उसके अपने व्यूज हैं, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, पॉलिसीज को लेके, उस हिसाब से आपके स्कूल्स बनाए गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे वेज और नॉन वेज ही थोड़े होंगे। कोई कोई ऐसा भी होगा ना कि मैं श्रावण में तो वे नॉन वेज नहीं खाता हूँ, और बाकी टाइम खा सकता हूँ मैं नॉन वेज। ऐसा भी लोग है ना। इसका मतलब एकदम एब्सोल्यूट कंपार्टमेंट नहीं है कि ये वाला थिंकर एग्जैक्ट इसमें फिस्ट हो गया। वो अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने को समझने के लिए चीजों को, और टाइमलाइन के हिसाब से हमने उनको एक स्कूल में डाला है, कि इसकी एनालिटिकल स्कूल हो गई, इसकी ये वाली स्कूल हो गई, है ना? तो टाइट कंपार्टमेंट भी नहीं होता एकदम कि बस जो मेन एग्जाम्पल होता तो है कि जब मैंने अगर किसी थिंकर को उस स्कूल में लिखा रखा है तो उसको उसी में याद करना है, दैट्स व्हाट द ट्रिक इज। बट अगर आप डेप्थ लेवल पे सोचोगे तो वो तो अपन ने फैसिलिटेट किया है चीजों को समझने के लिए, कि ये फिलोसॉफिकल स्कूल में है, ये इसमें है, ये इसमें है ना? ये चीजें हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो यही मैन मेरा आइडिया है कि आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ तो ऐसा सब्जेक्ट है इतना कॉम्प्लेक्स, बट कॉम्प्लेक्स है नहीं। और एक रियलिटी और बता देता हूँ, अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ नहीं आया ना, तो देर आर प्रीटी हार्ड चांसेस ऑफ यू क्लियरिंग द नेट। देखो, सिर्फ आपको 10 दिन साथ लेके चलना है, सिर्फ 10 दिन। लास्ट बैच में भी यही हुआ था, जो 10 दिन लगातार साथ चल लिया था वो खुद ही एकदम एडजस्ट हो जाएगा। सारी चीजें लगभग उसके टिप्स में होंगी, है ना? सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द जूरिस्प्रूडेंस। अपन ने अभी तक देख लिया कि बेसिक आइडिया क्या है, एक एक स्कूल को पढ़ेंगे। 3 दिन के बाद सारे स्कूल कंप्लीट हो जाएंगे जूरिस्प्रूडेंस के। और जब स्कूल्स ऑफ जूरिस खत्म हो जाते हैं, मतलब 60% से 70% जूरिस्प्रूडेंस खत्म हो जाता है, उसके बाद में एरिया बड़ा है और क्वेश्चंस कम आते हैं। ये जो एरिया है टिप्स पे याद हो जाता है। ये जो मैंने समरी बनाई है ना, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। एक मिनट में आपको दिखाऊं उसी समरी। मैं लास्ट में जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाता हूँ तो आई टीच दीज 3 पेजेस बस। ये एक पेज, ये 2 पेज, ये तीसरा पेज, खत्म पूरा जूरिस्प्रूडेंस। यही है। इतने में तो पूरा बोल सकता हूँ अभी। 3 दिन बाद में 10 मिनट में पूरा जूरिस्प्रूडेंस बता दूंगा। ये देखो, सोशियोलॉजिकल स्किल की ट्रिक क्या है। सीआईडी में कौन बनते हैं? IPS बनते हैं। तो EPS याद रख लेना है। C से कोम्टे, I से आयरिंग, T से डुबोइट, E से एरलिक, उसको पाउंड। और जैसे जैसे एक नाम याद होगा, ऑटोमेटिक उसके नीचे की चीज याद आएगी। डुबोइट सोशल सोलियोरिटी, एरलिक लिविंग लो। बहुत, एक चीज और बता दूं, शॉकिंगली नेट एक टाइप का ऐसा एग्जाम है जहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना और कितना छोड़ना है। आई कैन डू दिस। आज के टाइम पे रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। 5 किताब लेके आना, दबा के थ्योरी लिखना, उसमें स्टाइल से थोड़ा सा इंग्लिश बोलना होता है,
और that's the thing, and all students will feel like, oh wow, we have studied so much, that's really great. But that's not the thing. Your primary purpose is to clear the exam. Okay, so you have to study in that way. बहुत सारा दवा की थ्योरी पढ़ने से एग्जाम नहीं, आपको क्वेश्चन सही करना है वहां पे, है ना। तो ये लास्ट में अपन देखेंगे, तब आपको ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हिस्टोरिकल में देखो कितने सही से टेक्निक लिख रखी है। मैं बस पूछता, सर की जीएफ को, मैं से मोंटेस्क्यू, बी से एडमंड बर्ग, एस से सेविग्नी, पुस्टा, सर हेनरी माइन, गायक और फ्राइडमैन। ये अब देखने में आपको ऐसा लग रहा हो ये कैसे ट्रिक है। एक चीज और, जब क्लास में बैठे हो और फाइनली जब ज्वाइन कर सकते हैं, तो 45 से 50 डेज मुझे दे दो। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट निकाल के जेआरएफ निकाला है, पीएचडी भी 3-4 जगह से अच्छे से क्वालिफाई किया है। And इतना है कि आई कैन अश्योर यू 45 डेज साथ चलोगे, जेआरएफ करवा दो पक्का। 45 दिन मेरे साथ साथ चल लेगा। 10 घंटे में रोज पढ़ता हूँ, आपको 12 घंटे तक खिंचा दूंगा। एनर्जी लेवल मैच करेगी, साथ में आपको भी फील होगा कि यस, थोड़े ढंग से चीजें हो जाएंगी। एनर्जी लेवल भी उतनी ही मैटर करती है। कई बार हम आजकल ऑनलाइन में वैसे भी हम थोड़े से खोए हुए रहते हैं कि फिर जब कट ऑफ जाती है तब पता चलता है अरे बाप रे, इतने कैसे चले गए। तो ये अपन लास्ट में देखें। ओके, गौरव सिंह बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, बस आपका ही सहारा है। बिल्कुल गौरव, साथ लेके चलेंगे। मैं पर्सनली फील करता हूँ एनर्जी लेवल बहुत मैटर करती है। 45 दिन बिल्कुल मोटिवेट होके अपने दिमाग से चीजों के करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा सारा काम। एंड आई कैन अश्योर यू, बहुत बेसिक से मैंने चीजें की हैं, 3-4 साल से लगातार पढ़ाई की है। तो आपको बस साथ चलना है 45। आ जाओ, अब स्टूडेंट को फटाफट चालू। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। पहली स्कूल है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, नेचुरल लॉ स्कूल। सो ये धीरे धीरे अपन स्कूल पढ़ेंगे। सो देखो ये क्या लिखा है मैंने, स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस thinkers who have similar type of thinking are put in a school of thought। जो जिनकी सोच मिलती है, आपकी यारी दोस्ती भी तो ऐसे ही होती है ना, कि यार मेरी तो उससे बनती ही नहीं है, या फिर इससे बैठते हैं तो दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। वैसे ही स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जिसके साथ जो ठीक लग रहा था कि हाँ इन तीन को बिठाएंगे तो ये शांति से बैठ जाएंगे, इनके आपस में सोच मैच करती है, उनको अलग अलग स्कूल्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया। जैसे राजनीति में होता है कि भाई सोच तो मिलना जरूरी है ना, पार्टी तो ज्वाइन कर ली पर पार्टी की थिंकिंग अलग है, आपकी अलग है, आप छोड़ दोगे पार्टी को। So according to views in thinking regarding what law is, different schools of jurisprudence are divided. Natural law school, वो मैं आपको डेटा दिखा नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा ताकि आप सीरियस हो जाओ एकदम, बिकॉज मेरा कंसर्न यही है कि आप तरीके से पढ़ लो। सो नेचुरल लॉ स्कूल में क्या है, एज पर दिस स्कूल देर आर सर्टन लॉज विच आर इम्यूटेबल एंड इटरनल। These laws are constant body of permanent truth unaffected by human beliefs and attitude। बहुत अच्छी लाइन है, समझ रहे हैं इसको। क्या है, लॉज विच आर इम्यूटेबल एंड इटरनल। कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, इंसानियत तो इंसानियत ही होती है। सही इंसान बनना हमेशा अच्छी बात होती है। अब इसमें कोई सी भी कास्ट हो, कोई सी भी रिलीजन हो, महाराष्ट्र से हो, दक्षिण से हो, उत्तर से हो, पश्चिम से हो, बदल सकती है क्या ये? दिस इज व्हाट नेचुरल लॉ, कि कुछ चीजें, कुछ लॉज विच आर इम्यूटेबल एंड इटरनल, कांस्टेंट बॉडी ऑफ परमानेंट ट्रूथ, या ये तो परमानेंट सच्चाई है ही, अनअफेक्टेड बाय ह्यूमन बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स। आपका कोई भी बिलीफ हो सकता है, आप किसी भी धर्म से हो सकते हो, आप किसी भी कास्ट से हो सकते हो, आप किसी भी क्षेत्र से हो सकते हो, बट इस देश का रिस्पेक्ट करना, एक अपने अंदर देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर द नेशन, इसमें आप डिफर थोड़ी कर सकते हो। भाई नेशनलिज्म होना, राष्ट्रवाद के साथ चलना, इस देश का रिस्पेक्ट करना, इसके नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना, उसमें कोई भी आपका बैकग्राउंड थोड़ी मैटर कर सकता है। तो ये बात है देखिए दोस्तों, कि कुछ चीजें हमेशा फॉलो करनी पड़ती है। अब उसके एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं जो अपन धीरे धीरे आके देखेंगे। नेचुरल लॉ स्कूल में टाइम पीरियड के हिसाब से डिवाइड किया है नेचुरल लॉ स्कूल को।
तो वो अपन एक एक देख लेंगे। तो इसको, इसके और क्या नाम बोलते हैं, इसको मोरल लॉ बोलते हैं, डिवाइन लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ गॉड बोलते हैं, लॉ ऑफ रीजन बोलते हैं। अब एक चीज, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था नेट में ये वाला, मेरी बात तो सुनना ध्यान से, कि नेचुरल लॉ स्कूल जो है वो किस पे बेस्ड है। जब आपको मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तो एक चीज पढ़ाऊंगा कि दो टाइप की नॉलेज होती है, एक तो ए प्रायरी प्रोपोजिशन बेस्ड और एक ए पोस्टीरियरी। मतलब कैसे, नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, ये क्वेश्चन था एक बार नेट में। तो ए प्रायरी का मतलब क्या होता है, ऐसी नॉलेज जिसके लिए एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। और ए पोस्टीरियरी नॉलेज का मतलब क्या होता है, इसको इंपीरिकल नॉलेज भी बोलते हैं। इंपीरिकल मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा कि जहां पे भी इंपीरिकल वर्ड आ जाता है इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस से याद में आ रहा है ना भाई। ए पोस्टीरियर नॉलेज का मतलब ये होता है कि 4 बार ठोकर खाई, पता चल गया कि भाई लाइफ में करियर सेट करना बहुत जरूरी है, रिश्ते नाते अपने सब बाद में आते हैं, पहले आपका अगर करियर सेट है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, करियर सेट नहीं है तो कितनी सांत्वना दे दे आपको कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये जगह ये, अल्टीमेटली सब बुरी बना लेते हैं समय। ये क्या है, ए पोस्टीरियर नॉलेज, इंपीरिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस से आना। आपने देखा होगा कि एक एज जब अपनी निकल जाती है, 24-25 की जब उम्र निकल जाती है, 27-27 में जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं, करियर सच में इम्पोर्टेंट है। कितने भी अच्छे इंसान हो आप, अगर इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, इफ यू आर नॉट सेटल्ड इन योर लाइफ, somehow you will realize कि people have stopped respecting you। तब चीजें हिट करती है, ये सारे एक्सपीरियंस की बात है। सो नेचुरल लॉ कैसा है, ए पोस्टेरियरी नॉलेज नहीं है, ए प्रायरी नॉलेज है, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपने बोला कि भाई इंसानियत होनी चाहिए तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 4 बार आप गंदे इंसान बनोगे फिर किसी को धोखा दोगे परेशान करोगे उसके बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं यार अच्छा इंसान। इट्स नेचुरल, यू शुड बी अ गुड पर्सन, यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये सारे नेचुरल लॉ स्कूल इज बेस्ड ऑन ए प्रायरी प्रोपोजिशन। ठीक है, अब नेचुरल लॉ स्कूल को आगे डिवाइड किया। नेचुरल लॉ स्कूल सबसे बड़ा स्कूल है, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में जो बाकी स्कूल बचते हैं वो इतना ही वेटेज है, ये अपने आप में 4 पीरियड के हिसाब से देखो ऐसे डिवाइड कर। एंशियंट पीरियड, एंशियंट पीरियड सबसे पहले 2000 से दो मतलब 2500 साल पहले की बात है, बिफोर। इसमें कौन कौन आता है, मैंने एक टेक्निक बताई थी, स्पा वाली टेक्निक याद रखना, SPA, स्पा, है ना। सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल को कैसे याद रखा, क्या मैंने ट्रिक जहां पे भी बताऊंगा आपको, आपकी इच्छा है ट्रिक से याद रखो, अपनी ट्रिक बनाओ, बिना ट्रिक याद रखो। कंसर्न ये है आपको याद है या नहीं, याद है, दैट्स आवर प्राइमरी पर्पस, दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर। तो याद होना जरूरी है, क्योंकि ट्रिक अपने हिसाब से बनती है। मेरे को कुछ चीजें याद है वो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, आप क्या, आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, आप अपनी क्षेत्र की भाषा में ट्रिक बना सकते हो, आप अपने कोई खास आदमी के नाम से ट्रिक बना सकते हो। तो ट्रिक अलग अलग हो सकती है, बट मेरी ट्रिक वाली मेरे को याद रहता है, आपको कोई ट्रिक फॉलो करना है आप कर देना। सो एंशिएंट पीरियड में क्या है, सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जिसको थिंकर याद नहीं है, जैसे लॉ में बोलते हैं ना कि जिसको इंडेक्स याद नहीं है उसको लॉ तो अंदर का टफ है काम, इंडेक्स तो याद होनी चाहिए। वैसे ही जूरिस्प्रूडेंस में जिसको थिंकर से याद नहीं है, कौन सा थिंकर कौन से स्कूल में है, तो फिर उसके गड़बड़ है काम। तो थिंकर पहले याद होना चाहिए। ए पीरियड में कौन कौन है, सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, जीनो, सिसेरो। मेडाइवल पीरियड मतलब क्या है, वो टाइम जहाँ पे चर्च की ऑथोरिटी आ गई थी, चर्च और फादर के पास अच्छी खासी पावर आ चुकी थी। फादर बोलते थे कि हाँ मेरे को भगवान ने आज ऐसा बोला है इसलिए आज ये चीज ऐसा होनी चाहिए। अच्छा, अब जब हम मेडाइवल पीरियड की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये वक्त वो था जब चर्च की ऑथोरिटी थी, इसके मतलब फादर आएंगे, थिंकर, थिंकर कौन होंगे, फादर ही होंगे, इसलिए दोनों साइड, सेंट ऑगस्टाइन और सेंट एक्वानिस। सेंट एक्वानिस के 2-3 खास क्वेश्चन आते हैं वो लोगों से। ठीक है, इसके बाद रेनेसा पीरियड। रेनेसा पीरियड खास पीरियड है, 3 बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। 3 थिंकर कौन से हैं, होब्स, लॉके और रूसो। बार बार सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, बहुत शानदार थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जूरिस्प्रूडेंस का आप पढ़ोगे ना धीरे धीरे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो जूरिस्ट जो थे ना अपने आप में, वो कोई ऐसे नहीं है कि हमको जूरिस्ट बनना है। उनमें बहुत सारे थिंकर थे। अगर आप सिसेरो को देखोगे, सिसेरो की बहुत शानदार मूवी है इसकी, सिसेरो की, जिनो की भी बहुत, सिसेरो बहुत शानदार ओरेटर था, ही वॉज अ अमेजिंग ओरेटर।
पूरी मूवी में उसको ऐसे ऐसे करते ही दिखाते रहते हैं, वो बोलता रहता है, पॉलिटिकल डिबेट्स चलते रहते हैं, उसको निकाल देते हैं, एग्जाइल कर देते हैं उसका, है ना। तो ये अपन रेनेसा पीरियड में पढ़ेंगे। और लास्ट पीरियड कौन सा है? मॉडर्न पीरियड। 18वीं 19वीं 21वीं सदी की सारी बातें अपने मॉडर्न पीरियड में आ जाती है ना। यहाँ पे जितने भी थिंकर है वो सारे मॉडर्न ही हैं जो प्रेजेंट में है। इसमें वो मैंने एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में व्हेन आई वाज डूइंग दिस, तो यहाँ पे जॉन रोल्स की बात होगी कि उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है और ये सब, है ना। चलो आगे आगे। एक चीज अच्छे से बोल रहा हूँ, जितना मैंने कंटेंट लिखा है 1% भी ज्यादा नहीं और 1% भी कम नहीं, है ना। एक एक चीज खुद की पर्सनली गो थ्रू की गई है। लास्ट वाले बैच में 2 महीने में पूरा सिलेबस करवा दिया था। 2 महीने में सब कुछ पढ़ा है, रिकॉर्डेड। और लॉ में बच्चों के रिव्यू मैंने डाला नहीं है, आपने ग्रुप में देख रखा होगा। मेरे को सच में इतना नहीं था कि इतने स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि लोगों के 4 4 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट थे उनमें। सर मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए, मेरे 3 हो गए। उनके 75 75 क्वेश्चन सही हुए हैं लॉ में। 75। एक स्टूडेंट अच्छे और हैदराबाद के, उन्होंने बोला सर मैंने 10 15 दिन पढ़ा था, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे 75 क्वेश्चन सही हो गए। फर्स्ट टाइम जब नोट्स दिए थे तब बदाल सर नाम से मैम थे, उनका नेट था ऑलरेडी, उन्होंने लिए थे जेआरएफ के लिए। तो जितना पढ़ा है ना उसको ध्यान से पढ़ना, जो चीज होगी। हाँ, ये पढ़ लो, उसके बाद आप 4 एक्स्ट्रा किताब पढ़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 एक्स्ट्रा किताब पढ़ो, गाइड पढ़ो, जो करना है वो करो, पर पहले जितना याद करवा रहा हूँ ना वो याद कर लेना। 45 दिन ही है आपके पास, 4 5 महीने है नहीं जो आप बहुत सारा पढ़िए। तो देखो ये है सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, तीनों के तीनों ग्रीक फिलोसोफर है। जीनो और सिसेरो रोम के फिलोसोफर्स है ना। बहुत बड़ा नाम है इनका। और आप अगर फिलोसॉफिकल दर्शनवाद अगर आप पढ़ो ना, फिलोसॉफी, तो इनका बहुत मायने हैं। जब आप पीएचडी करोगे ना तो कोर्स वर्क में पढ़ाते हैं ये सब, फिलोसॉफी क्या होती है, ये सब मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा था। तो ये है स्पा वाली टेक्निक, याद रहेगी। SPA, स्पा, है ना। ये याद रखने की नहीं जरूरत है, बस ऐसे याद रख लेना कि हाँ 2 2 ढाई हजार साल पहले की बात है। 400। अच्छा, अब एक चीज खास बात है, इनकी बड़ी शानदार ग्रोलॉजी है। मतलब प्लेटो जो था वो सोक्रेट का शिष्य था, और एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का है ना। और एरिस्टोटल के आगे शायद अलेक्जेंडर द ग्रेट ऐसा वाला कोई, वो तो जो था उसको मानते, वो जुरिस्ट से रिलेट नहीं करता। मतलब एक चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि सोक्रेट ने जो कुछ भी बताया था ना अपने टाइम पे, वो गलती से लिख नहीं पाया था उस चीज को। प्लेटो ने उसका सारा क्रेडिट ले लिया था। मतलब उसने सीखा तो था सोक्रेट से ही, पर सोक्रेट उसको राइटिंग में लिख के नहीं जा पाया। और फिर वो सारी चीजें प्लेटो ने लिखी उखी, प्लेटो द रिपब्लिक के नाम से जो किताब लिखी शानदार, वो सारी एक तरह से सोक्रेट का ही क्रेडिट था, पर क्रेडिट ले गया ही, है ना। जैसे सरकार में होता है ना भाई, योजना पुरानी हो सकती है पर नई सरकार आ जाती है तो नाम बदल देती है, नाम बदल के अपना वाला नाम लिख लेती है। तो वैसे ही ऐसे कहा जाता है कि सोक्रेट्स की सारी दिमाग थी, पर प्लेटो उसका शिष्य था। सोक्रेट जब चला गया उसने पब्लिश करके अपना बना लिया। जैसे आप पीएचडी करोगे तब देखोगे कि कई बार सीनियर की एक अपनी वो होती है, यार मेरा नाम भी लिख दे रिसर्च पेपर में, चाहे उसने खुद इतना कोई काम ना किया हो, है ना। तो वैसे ये तीनों है, सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल। ये देखो इनकी तीनों की बस किताब है, द ग्रेट फिलोसोफर्स, सोक्रेट, प्लेटो और एरिस्टोटल। ग्रीस में इनका बहुत बड़ा नाम है, सिर्फ छोटा मोटा नाम नहीं है। जैसे गांधी जी पूछते हैं वैसे ही। ये देखो ये है जीनो ऑफ सीटियम। जिनो बहुत मस्त आदमी थे। जिनो खूब पैसे वाले, वेल्दी, रिच मैन थे एकदम, अंबानी टाइप। एक बार क्या हुआ, उनकी सारी दौलत उलत सब नष्ट हो गई। तब उन्होंने एक चीज फाइंड की जिसको आज अपन बोलते हैं स्टोइसिज्म। स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है जैसे एक मेरा दोस्त है, वो बोलता है कि डोंट केयर, आई एम स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है जिसको सुख से दुख से किसी भी परिस्थिति से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके एक्सप्रेशन सेम ही होते हैं। मतलब ये मेरे को लगता है ये बेटर अप्रोच भी है। मैं भी धीरे धीरे यही फील करता हूँ कि समय के साथ हम स्टोइक बन जाए तो ही बेटर है। कि आप अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो, शेड्यूल से चलते रहो, डिसिप्लिन से चलो। भगवान को जब आपको फल देना होगा वो दे देगा। ज्यादा इमोशनली भी ऐसे मत करो कि भाई ये एग्जाम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मैं ये नहीं बना तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उससे भयंकर प्रेशर आता है दिमाग पे।
बर्डन टाइप चीजें हो जाती है, फिर वो बाई चांस नहीं निकले तो मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। आजकल तो आधे से ज्यादा को तो वैसे ही चिंता उनता ही रहती है, डिप्रेशन टाइप। तो जिन्होंने, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु फाउंडेड स्टोइसिज्म, जिन्होंने स्टोइसिज्म फाउंड किया था, मैं आपको दिखाऊंगा स्टोइसिज्म का। स्टोइसिज्म का बेसिक मतलब रहता है कि हु इज इनडिफरेंट टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, ही इज ओके, सुख दुख दोनों को अच्छे से झेलना है, उसको स्टोइसिज्म बोलते हैं। और ये है अपने सिसेरो, इनका भी दिखाऊंगा। ये पूरी मूवी है इनकी शानदार, उसमें ये पूरी में बस ये एज अ ओरेटर बोलता ही रहता है, और सरकार के खिलाफ बोलता है, इसको निकाल देते हैं रोम से। ये पूरा वहाँ की, मतलब पॉलिटिकल भी था, ये पॉलिटिक्स में भी था, ओरेटर था, बहुत अच्छा राइटर है ना। आ जाओ भैया, एंशिएंट पीरियड में दिखा दिया आपको। सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल तीनों ग्रीस से हैं, जीनो सिसेरो रोम से हैं। देखो जब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो हो सकता है वो थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में आपको एक फील आ जाए कि हाँ अपन जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है, आपका थोड़ा सा डर कम हो जाए इन सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद में देयर विल बी अ टाइम जब मैं 10-10, 15-15 मिनट में चीजों को क्लियर कर दूंगा, 10-10, 15-15 मिनट में कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, है ना। आ जाओ, सोक्रेट्स। सोक्रेट्स कौन है? एक, अच्छा थोड़ा सा फोटोज और दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा और फील आ जाए। ये देखो, ये बुक है प्लेटो की, शानदार वाली, मैंने बताया ना कि सोक्रेट्स खत्म हो गया था, प्लेटो उसका शिष्य था, उसने किताब भी लिखी थी, ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेट्स, है ना। ये बहुत फेमस किताब है, द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो। भाई चैट बॉक्स में टाइप कर दो, सब होना क्लास में, समझ में आ रही है चीजें, चैट बॉक्स में बता दो यार। यस यस, एक गुप्ता, समृद्धि यस, सबरीना यस, निर्मला यादव यस, गौरव सिंह यस, आईफोन यस सर, आईफोन आई थिंक मुस्कान तंवर हो आप, है ना। ऑफिशियल स्टूडेंट तो पर आपका नाम हमेशा आईफोन ही रहता है। मुस्कान आप क्यों, क्या आईफोन के नाम से? अच्छा, नो सर, यस सर, अच्छा ठीक है। आपका नाम, यूजर नेम आईफोन ही रहा है। मैंने तो मुस्कान सिंह से आ रखा है। अच्छा चलो आ जाओ। पुराने स्टूडेंट हो वो भी मस्त रहो। अच्छा, पुराने स्टूडेंट को एक चीज ये भी फील हो, अच्छा साक्षी आप हो क्या, ठीक है ठीक है। अब आई थिंक कैमरा की क्लैरिटी बेटर है पहले से, है ना। अर्लियर व्हेन यू वर अटेंडिंग द क्लासेस, थोड़ा सा कैमरा, मतलब आप अब जब आप पुराने क्लासेस देखोगे ना, तो उनमें बहुत धुंधला था कैमरा, भी मैंने इसको अपडेट किया है पूरा। ठीक है ठीक है। ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेट्स, रिपब्लिक बहुत अच्छी किताब है। थोड़ा सा बताएंगे आपको इसके बारे में, एक दो फोटो और दिखा दी ताकि आपको और मस्त वाला फील आ। ये देखो, ये है जीनो, जब धन दौलत सब खत्म हो चुकी, बिजनेसमैन थोड़ा सा रोड पे आ गया, तब पता चला कि यार पैसा उसा तो आता जाता रहता है ना। तब स्टोइसिज्म फाउंड किया कि जीवन के सुख और दुख दोनों में मस्त रहना चाहिए एकदम। ये जिनो है, ये फिर इनके, ये जो इनके शिष्य थे इनको स्टोइक्स बोलते थे। स्टोइक्स क्यों बोलते थे? ये जो बिल्डिंग थी ना, जिनोप सीटियम, सीटियम एक सिटी है रोम में, वहां की बात है ये। इसको स्टॉप पोइकाइल नाम था इस बिल्डिंग का, जहाँ ये बैठ के सब मस्त ज्ञान देते थे। तो वहां स्टॉप पोइकाइल नाम होने की वजह से उन्होंने स्टोइक्स नाम पड़ गया इनके शिष्य का, और फिर वो कंसेप्ट आ गया स्टोइसिज्म। समझ रहे हो? ये इनके जो बच्चे, ये शिष्य थे, इनको बोलते थे स्टोइक्स। ये देखो और थोड़ा सा दिखा दो, ये देखो, ये जिनो अकेले मस्त बैठ के सोचते हैं। ये अभी भी है ये सिटी, ऐसा नहीं है, पूरा वो बिल्डिंग बिल्डिंग सब है वहाँ पे, रियल पिक्चर्स भी रहते हैं। सो ये वाला स्टेटमेंट आपके एग्जाम में भी पूछा था, गोल ऑफ लाइफ इज लिविंग इन एग्रीमेंट विथ नेचर। भाई प्रकृति से अलग मत जाओ, प्रकृति के साथ चलो। ज्यादा प्रकृति से अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो उस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि हाँ सही चल रहा है, बढ़िया एकदम, चाहे वो कोई भी चीज हो। और प्रकृति अपना पावर समय समय पे दिखा देती है। कोई सोच, कई बार होता है, इफ यू सी इन लॉन्ग रन ऑफ लाइफ, किसी को लगता है कि
अपन शॉर्ट टर्म में गैन कर गए, या फिर किसी को धोखा देके या किसी को गलत करके फायदा कर लिया फटाफट। मोस्टली आई हैव सीन दिस। मेरे को एक टाइम पे लगता था कि यार ऐसा नहीं होता होगा, मतलब जो फायदा कर गया वो कर गया, अब उसमें प्रकृति क्या करेगी। बट लॉन्ग रन में देखोगे कि हमेशा घाटे का सादा ही मतलब सौदा साबित होता है। जो ऑनेस्टी के साथ चलता है ना, भगवान उसको कभी ना कुछ तो अच्छा देता है। तो वही जिनों की लाइन थी कि गोल ऑफ लाइफ इज लिविंग इन एग्रीमेंट विथ नेचर। प्रकृति के साथ चलो, ये आपका एग्जैक्ट नेट का क्वेश्चन है, फिर नहीं डाला मैंने। फिर देखो, ये स्टोइसिज्म का मैंने मतलब लिखा था, अगर आपको दिख रहा है तो, इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन। दुख और सुख दोनों से ज्यादा प्रभावित ना होना स्टोइसिज्म हो। दूसरा क्या लिखा है, फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द स्टोइक्स फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जिनो। ठीक है, जिनो का नाम है स्टोइसिज्म के लिए। चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब फोटो इसलिए दिखाया आपको कि थोड़ा पता चल जाए आपको है क्या ये चीज। He is a Greek philosopher. Socrates defined virtue, which was basically concept of truth. वर्च्यू को हिंदी में बोलते हैं गुण या सदाचार। सोक्रेट्स ने क्या है, थोड़ा सा वर्च्यू को डिफाइन किया। जैसे अपन नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ रहे, इसमें कि भाई अल्टीमेटली वर्च्यू कैसा होगा, इंसानियत मतलब क्या, कैसी होनी चाहिए इंसानियत। आप लोगों की सहायता करो, झूठ ना बोलो, किसी के साथ अन्याय ना करो, तो कैसी होगी वर्च्यू, ये सोक्रेट्स है। सोक्रेट्स का एक बहुत खास जो है, देखो, एज पर हिम एवरी मैन possessed वर्च्यू। सो सर, हर एक इंसान के पास वर्च्यू है, अकॉर्डिंग टू विच ही कैन क्रिटिकली इवेल्युएट द पॉजिटिव लो। इस लाइन को समझना, मतलब कि हर इसको इसको अगर बेसिक हिंदी में बोलो ना, कि एवरीवन पजेस दी वर्च्यू। एक आपकी अंतरात्मा में आपको पता होता है कि आप सही है या गलत कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू विच ही कैन क्रिटिकली इवेल्युएट दी पॉजिटिव लो। पॉजिटिव लो का वर्ड अभी क्लियर कर लेना, एनालिटिक स्कूल को दूसरा बोलते हैं पॉजिटिव लो, पॉजिटिव स्कूल। पॉजिटिव का मतलब होता है मैन मेड लो। एक तो नेचर का लॉ हो गया, एक मैन मेड लॉ हो गया। मैन मेड लॉ, अल्टीमेटली नेचर क्या बोल रही है वो तो बाद में है, पर आप खुद भी तो कानून बना सकते हो। मैंने सऊदी अरेबिया और नाम का एग्जांपल दिया आपको। सऊदी अरेबिया में सदियों से मोनार्की सिस्टम चलता है, राजाशाही चलती है। वहां पे जो सलमान बिन है, किंग वहां के, उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है। उसमें कोई वो नहीं है कि अब संसद क्या बोलेगी और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, कार्य प्रणाली क्या बोलेगी, कलेक्टर क्या बोलेगा, उससे कोई नहीं। अपने तो लोकतंत्र है, तीनों ब्रांच बैलेंस करती है पावर को। एग्जीक्यूटिव, कलेक्टर भी है, न्यायपालिका भी है, संसद वाले लोग भी है, नेता होता। पर वहां पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या बोल रहा है सोक्रेट्स, कि आपको जो वर्च्यू है अंदर, जो आपके एक अंतरात्मा में जो आवाज होती है, उससे आप इवेल्युएट कर सकते हो क्रिटिकली। क्योंकि आप जांच सकते हो कि जो आप पॉजिटिव लो बना रहे हो, मैन मेड लो जो आप बना रहे हो, वो सही है या गलत है ना। आप संसद में, संविधान में कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो, पर आपको तो पता है ना कि वो सही, वास्तव में सही कानून बना रहे हो या नहीं बना रहे, चाहे फिर वो। अच्छा, एक चीज आई थिंक मैंने क्लैरिफाई कर दी, अब पर मैं आपको कर दूं अगर नहीं की तो। थ्रू आउट द टीचिंग मैं एग्जाम्पल दूंगा, रिलीजन के एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कास्ट के एग्जाम दे सकता हूँ, जेंडर के उदाहरण दे सकता हूँ कि फीमेल्स के साथ ऐसा गलत है या मैन के साथ ऐसा गलत है, या किसी पर्टिकुलर एरिया के एग्जाम्पल दे सकता हूँ। महाराष्ट्र की बात कर दी, राजस्थान की बात कर दी, दक्षिण की बात कर दी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर दी, बीजेपी की। दैट द होल पर्पस ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस इज टू एक्सप्लेन यू। उसको इस तरीके से मत ले जाना कि आई एम फेवरिंग अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और पर्टिकुलर रिलीजन और कास्ट, है ना। माई सोल इंटेंशन इज टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर दैट मच मैच्योर, उस हिसाब से आप चीजें करिए। ठीक है, आ जाओ। तो इसने क्या बोला, ही डेवलप्ड अ मेथड ऑफ टीचिंग। इसको अच्छे से याद रखना, उसको बोलते हैं सोक्रेटिक। इन सोक्रेटिक मेथड क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक इज यूज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था एग्जाम में आपके, कि साइंटिफिक मेथड, साइंस का जो मेथड है, साइंटिफिक मेथड, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, स्टार्टिंग अपने को कहाँ से दिखने को मिलती है। तो उसका जनक जो है उसको सोक्रेट्स को मानते हैं। सोक्रेटिक मेथड एक तरह से साइंटिफिक मेथड था, जिसमें आप थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक लगा सकते हो, है ना। तो उसमें इन्होंने क्या बोला था, कि आपको एक थ्योरी बनानी होती है, कोई भी एक थ्योरी बना लो, पर उसी थ्योरी में उसके लूप होल्स ढूंढ लो कि इसमें कमी क्या है, और उससे उस कमी को देख के आप आगे बढ़ जाओ। जैसे कि आपको जब मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाइपोथेसिस मेकिंग इन रिसर्च एंड देन टेस्टिंग इट विथ नल हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस और ये सब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। मतलब जैसे अपन सिंपल सी भाषा में ऐसे बोले
कि चाय पीने से नींद नहीं आती, चाय पीने से नींद, या कॉफी पीने से, स्ट्रॉन्ग कॉफी पी ली तो आपकी नींद एक बार के लिए आप सस्टेन कर सकते हो। या क्या हो गया आपका, हाइपोथेसिस हो गया। फिर नल हाइपोथेसिस मतलब होता है कि जीरो कनेक्शन, मतलब कुछ नहीं, चाय पीने से या कॉफी पीने से नींद पर कुछ नहीं असर पड़ता, ये नल हाइपोथेसिस। अब सोक्रेट क्या बोल रहा है, अब इस थ्योरी में आप कमी ढूंढो कि चाय पीने से वास्तव में से, तो आप क्या करोगे, 10 लोगों पर टेस्ट करोगे, 20 लोगों पर टेस्ट करोगे, तो ये एक साइंटिफिक मेथड हो गया ना। आप साइंस यूज कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, अपना रीजनिंग लगा रहे हो उसमें, लॉजिक लगा रहे हो, इसको सोक्रेटिक मेथड बोलते हैं। अभी तक मेन मोटा याद क्या रखना है आपको, सोक्रेटिस ने सोक्रेटिक मेथड दिया था, वर्च्यू को डिफाइन किया था। 3 दिन के बाद एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको, एक एक सिंगल क्वेश्चन जो नेट के पेपर्स मैंने ऐप पे डाल रखे हैं, ताकि ये पता चल जाए कि जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें बिल्कुल मुझे थ्योरी का कनेक्शन नहीं रहता कि बहुत थ्योरी बताऊं मैं। आ जाओ आगे। तो करंट साइंटिफिक मेथड इज इंस्पायर्ड बाय सोक्रेटिक मेथड। सेकंड कौन है, प्लेटो। प्लेटो कौन थे, यहाँ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो मत करना, इसको सही कर लेना, स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट, है ना। प्लेटो शिष्य सोक्रेट्स। ही गेव डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स। देखो, अगर आप ध्यान से चीजों देखोगे ना इस चीज को, तो आपको पता लगेगा कि सोक्रेट्स ने कैसे यूज किया। सोक्रेट्स ने क्या डिफाइन किया था, वर्च्यू, अच्छाई क्या होती है, तो इसने, प्लेटो ने क्या दिमाग लगाया, उस अच्छाई को फॉर्म में बदल दिया। फॉर्म में मतलब कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर दे दिया उसको, कि अच्छाई होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप वेजिटेरियन होने चाहिए, आपको सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये क्या हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म्स हो गया। सोक्रेट्स ने वर्च्यू बताई तो दिए थे कि गुण ऐसे होने चाहिए, उसने उन गुणों को एक नाम दे दिया है, एक तरह से फॉर्म्स में बदल दिया, और अपने पे क्रेडिट ले लिया कि हाँ मैंने दिया है डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म्स। इसलिए मैंने बोला कि एक्चुअली सोक्रेट्स सब बता के गया था पहले, शिष्य ने थोड़ा सा दिमाग लिया कि भाई अब गुरुजी तो है नहीं, तो फिर अपना क्रेडिट ले लेता है ना। So Plato's forms such as goodness, virtue, honesty were eternal and immutable. फिर क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सोक्रेट्स ने दी थी, वो दी थी कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। बहुत अच्छा है ये, मतलब गवर्नमेंट को रन करने में इसकी अभी भी, अगर इस किताब को देखोगे तो बहुत अच्छी है। कि एक जो आइडियल स्टेट होता है किसी भी कंट्री, स्टेट मतलब देश एक तरह से मान लो, तो वो वास्तव में कैसा होना चाहिए, आइडियल स्टेट कैसा होगा, कैसा होगा, समानता का होगा, जेंडर के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लोग बोलते हैं कि इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भाई यूएस में बहुत साल तक विमेंस को राइट टू वोट नहीं था। ब्लैक के साथ जितना रेसिज्म यूएस में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। अपना देश तो फिर भी काले गोरे के बेसिस पे इतना अंतर नहीं करता होगा जितना यूएस में किया है। तो आइडियल स्टेट का मतलब है कि सच में एक देश कैसा होना चाहिए, एक तरह से एक स्टेट कैसा होना चाहिए। उसको इसने क्या टर्म दिया, विच टर्म एज रिपब्लिक। क्या बोला है इन्होंने, रिपब्लिक बोला। आइडियल स्टेट वेयर अबाउट फॉर्म्स, आइडियल स्टेट कौन सी, जिसने ये फॉर्म्स दिए ना इसने, गुडनेस, किसने बोला कि आइडियल स्टेट वो होगा जहाँ पे ये फॉर्म्स रहेंगी, जहाँ पे ईमानदारी रहेगी, वर्चू रहेगा, गुडनेस रहेगी। तो जैसे अपन आपके आपके हिसाब से अगर अपन इंडिया को देखें, तो अपन क्या सोचेंगे कि यार आइडियल फॉर्म कैसा होगा यहाँ पे। आइडियल फॉर्म वो होगा जहाँ पे आप नॉट सिर्फ मेल फीमेल को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, हम उस प्रकृति की तरफ, उस प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, या हम थर्ड जेंडर की बात कर रहे हैं कि भाई उनको भी रिस्पेक्ट की तौर से देखा जाए। आज थर्ड जेंडर आईपीएस भी बन रहे हैं, हैदराबाद में जज भी बने थे रिसेंटली। उस लेवल की मैच्योरिटी हो दिमाग में कि आप थर्ड जेंडर को भी उतनी रिस्पेक्ट दो, ये भी एक फॉर्म है, डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म। दूसरी, आप उस उस चीज से ऊपर उठ जाए कि किसी के बैकग्राउंड से आप जज कर रहे हो, इट्स द क्वालिटी ऑफ द पर्सन विच अल्टीमेटली मैटर्स। तो ये अपने हिसाब से अपना एक आइडियल स्टेटस होता है। वी आर अ कंट्री वेयर there is a lot of diversity and still we say that yes we are united. So we should make sure that we don't you know walk on different roads just because of different caste, religion, background, region, color, है ना. So that is the kind of ideal state, the kind of concept which was given by Plato. ये इनकी दो बहुत फेमस किताब है कि देखो, अच्छा
मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया है, मैंने आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ाई जूरिस्प्रूडेंस की, एक भी बुक्स नहीं पढ़ाई। वो इसलिए नहीं पढ़ाई कि आप एकदम से स्टार्टिंग में रटने वाली चीजें बताना ठीक नहीं होता, उससे सब्जेक्ट का इंटरेस्ट डाउन हो जाता है पूरा। इसलिए पहले अपन वो पढ़ेगी जो सही है। आइडियल स्टेट की तो बात ही अलग, मतलब आज एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था महाराष्ट्र का, मैंने अभी पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि क्रिमिनल इज नॉट बोर्न, ही इज मेड आउट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, एंड वी शुड मेक श्योर दैट criminal is not just put behind the jail, but he's treated in a way where he can get back into the society. इंस्टेड वो कि क्रिमिनल को भी हम ऐसा नहीं देखे कि हाँ उस जगह का है ना क्रिमिनल ही होगा पक्का, उस ग्रुप का है ना क्रिमिनल है, उस रिलीजन का है क्रिमिनल होगा, ऐसे नहीं। उसकी सर्कमस्टेंसेस को देखना है, सिचुएशन को देखना है। ये आज सुप्रीम कोर्ट की एक महाराष्ट्र का फेमस केस है, आज देखना है ना। तो ये देखो, ये फेमस वर्क्स ऑफ प्लेटो है, ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेट्स, रिपब्लिक, अपोलॉजी, सिम्पोसियम। किताबें आपको बस सारी बुक लिस्ट एकदम से मैंने देख रखी है, लास्ट में नोट्स में मिल जाएगा। दूसरा कौन है? एरिस्टोटल। दो क्या पढ़ लिए? सोक्रेट और प्लेटो। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं? एरिस्टोटल। रिजेक्टेड। आज मैं ये एंशिएंट वाले कंप्लीट करा देता हूँ फटाफट। डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म्स को उसने रिजेक्ट कर दिया। इसी का शिष्य है प्लेटो का शिष्य है एरिस्टोटल। इन्होंने क्या बोला कि जो प्लेटो ने बताया ना कि मान लो 5 बेंचमार्क दे दिया आपको, अच्छा ही होने चाहिए, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो प्लेटो ने बता दिया। एरिस्टोटल क्या बोल रहा है? झूठ नहीं बोलना वो तो ठीक है, सामने कोई आ गया, खोपड़ी पे रख दी गन, बता सारी ज्वेलरी कहाँ पे है, तुम्हारे मम्मी कहाँ पे है, सिस्टर का, तब तो झूठ बोलना पड़ेगा ना। तो इसने क्या बोला कि डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म्स को उसने रिजेक्ट कर दिया कि एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि जो पैटर्न ऑफ फॉर्म्स दिया है वो ही हो, है ना। तो उसने क्या बोला कि ही सेड दैट फॉर्म्स डू एग्जिस्ट बट ही डज नॉट बिलीव इन डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म्स गिवन बाय प्लेटो। उसने बोला कि यस, कुछ गुण होते हैं जिनको हम सद्गुण कह सकते हैं, सदाचार कह सकते हैं, पर जो एग्जैक्टली बेंचमार्क प्लेटो ने दिया है वो ही हो ऐसा जरूरी नहीं। इतना सब आपको एरिस्टोटल में याद है। फिर क्या है? जीनो, रोमन थिंकर है, once a wealthy merchant of Rome who lost all his wealth, later on read Socrates and developed interest in philosophy। दर्शन में इंटरेस्ट आया, जब सब कुछ खो दिया तो थोड़ी सी अक्ल आई। उन्होंने फिर स्टोआपोइकल बिल्डिंग में बैठे सोच विचार किया जीवन का, और स्टोइसिज्म। मोंकू सोल्ड फरारी वाला केस ना, बहुत सारे होते हैं ऐसे। when I was in पुणे, तो आई हैड इंटरेस्ट इन इस्कॉन मंदिर, तो मैं इस्कॉन में जाता था संडे को, कई बार जूनियर को लेके जाता था मैं ऐसे, अच्छा लगता था वहाँ। तो वहाँ पे एक वो आते थे, आईपीएस ऑफिसर थे, तो वो बस बैठ के ऐसे जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे पढ़ते रहते थे वो माला के ऊपर। वो जब उनसे बात करते थे तो वो ऐसे ही बोलते थे, यार ड्यूटी उटी अपनी जगह, पावर अपनी जगह, पर दिमाग में शांति भी तो हो कम से कम। तो मान लो कि जीनो भी वैसे ही थे, जब सारा पैसा खो दिया तो समझ में आया कि अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। फिर उन्होंने स्टोइसिज्म फाइंड किया। दिस वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टोआ पोइकाई, बिल्डिंग वेयर जिनो स्टडीड विथ हिज स्टूडेंट्स। हिज फॉलोअर्स वर नोन एज स्टोइक्स। उसके जो शिष्य थे उनको क्या बोलते थे हम? स्टोइक्स बोलते थे। रोमन एम्पायर वाज फ्लुएंस्ड बाय Stoicism. Romans paid high tribute to natural law because Stoicism was basically a branch of natural law. मुझे पर्सनली ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पूरे जूरिस्प्रूडेंस में अगर देखा जाए तो मुझे दो कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली लगते हैं जो लाइफ में है। एक तो स्टोइसिज्म का कंसेप्ट, ज्यादा रिजल्ट से अटैच नहीं होना। इतना हाई लेवल का एंजाइटी हो जाता है लास्ट टाइम जब नेट का एग्जाम लगा, जो ऑफिस से बच्चे थे उनका ऐसे मैसेज आया सर कैसे, मतलब 2-3 बच्चे ऐसे थे, उन्होंने बोला कि सर मैं आते आते क्वेश्चन गलत करके आ गया, इतना हाई लेवल का प्रेशर झेल लिया कि पता नहीं क्या होगा। मैंने बोला क्या हो जाएगा, आपके पास भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, क्लास ले पा रहे हो, है, पढ़ पा रहे हो, फीस दे पा रहे हो। किसी के पास तो ये सब भी नहीं होगा। कितने लोग हैं जिनका, मैं मैं बहुत बार सोचता हूँ कि यार अपन इतना सोचते हैं, बंजारा कम्युनिटी है राज्य में, उनके पास बेसिक आधार कार्ड भी नहीं है। आज यहाँ कल दूसरे सिटी में बंजारा कम्युनिटी जो बोलते हैं, दे आर कम्प्लीटली ओके। तो ज्यादा ऐसे परेशान नहीं होना हर चीज से कि ये नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, वो नहीं निकला, जिसका निकल गया वो भी ऐसे नहीं है कि एकदम स्वर्ग में ही पहुंच गया, है ना। तो
ये भी ध्यान रखना कि ज्यादा लोड भी मत लेना पूरी ग्राउंड द प्रिपरेशन, बस डिसिप्लिन में रहना, 8 से 10 घंटा रोज पढ़ना। वो मैं भी वही करता हूँ कि बस 8 से 10 घंटे का रूटीन है, मॉर्निंग में रनिंग करना पसंद है, वो करके आ जाते हो। बाद में फिर ज्यादा अटैच भी नहीं होते कि यार जुडिशरी नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, हो जाएगा जो होना है। तो रोमन्स मेड 3 डिविजन्स इन लॉ ऑन बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मतलब उन्होंने, रोमन लोगों ने ना 3 डिवीजन कर दिए थे कानून के। एक तो जस्ट सिविली, सिविल लॉ फॉर रोमन सिटीजन्स, कि सिविल लॉ रोमन के सिटीजन के लिए। एक जस्ट नेचुरलिस्ट, कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ है, जो चाहे वो सिटीजन हो नॉन सिटीजन हो सबको अप्लाई करेंगे, वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ आ गए, जस्ट नेचुरलिस्ट। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है जिसको आप इंटरनेशनल लॉ में स्टार्टिंग में ही पढ़ोगे, वो है जस्ट जेंटियम, rules applied to foreigners made by magistrate on the basis of principles of nature। ये एक शुरुआत है इंटरनेशनल लॉ की, कि विदेशी नागरिकों को भी रोमन्स ने उस टाइम पे सोचा कि अपने सिटीजन के लिए अलग कानून होगा, और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए हम नेचुरल लॉ की प्रिंसिपल पे, कि भाई फॉरेनर्स को कानून लगाना इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीटिंग करे और उन पे मर्डर का केस ठोक देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल पे जो अपन कानून बनाएंगे, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, जस्ट जेंटल, वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इसको हमने क्या बोला, जस्ट। इतना सा याद रखना कि सिविली नेचुरली तो जस्ट जेंटल ऐसा कुछ चीज है। आ जाओ वही पता, ये मैंने आपको दिखा दिया था। स्टोइसिज्म आ गया, एक मिनट, ये सारा मैंने करा दिया। तो ये देखो, ये 2 फोटो आई, ये है अपनी सिस्टर, वो इनकी मूवी है बहुत अच्छी, वो पूरी मूवी में बस वो बोलते ही रहते हैं, दौड़ा दे, जैसे मोदी जी आके पहले बोलते थे ना, अब तो पूर्ण मेजोरिटी नहीं है इस बार तो, वरना वैसे होता है ना, एक अकेला सब पे भारी, वैसे ही है ये पूरी मूवी में। जब वो खड़े होके बोलते हैं, बस ये बोलता ही था बस। बहुत अच्छा ओरेटर था, लेकिन इनकी फोटोज है ना उस हिसाब से दिखाई गई। सिसेरो, ये क्या गया सिसेरो। रोमन, इतना सा याद रखना है, रोमन फिलोसोफर स्टेटेड that law is the highest reason implanted in nature which commands what ought to be done and forbids the opposite। कहने का मतलब प्रकृति के साथ चल रहा है इनका, एक तरफ ज्यादा इनका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा डायरेक्टली, सिर्फ ऐसा पूछा था एक बार कि सिसेरो जो है वो कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ डाल रखा। और बेसिक आइडिया, जिनो और सिसेरो दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों रोमन फिलोसोफर हैं, तो उतना आपको पता। वी आर नाउ राइट नाउ वी आर 7:45। तो एक बार मैं एमआईसी को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, ये जो कार में लगा रखते हैं इसके नॉर्मल था कि किसी के डाउट हो सबको अलाउड कर देता हूँ बोलना। एक सेकंड, एक मिनट, लेट मी स्टॉप दिस। दिस इज सब्रीना एंड समृद्धि, अगर आप क्लास में हो तो एक बार अनम्यूट करके कुछ बोलना, इफ आई कैन सी कि तो सुन रहा है या नहीं। जी सर, आपको वॉइस आ रही है? हाँ सर, आ रही है, ओके आ रही है। ओके, थैंक यू सर। अब किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे को पूछ ले एक बार, ताकि हम आगे प्रोसेस फॉलो हो दोनों के। हाँ चलो, किसी को भी कोई डाउट है बेसिक ना, आराम से पूछ लो अच्छे से। गोल सिंह, अंजना, प्राची, प्रभु, केपी, आपको नहीं पता केपी कौन है। एक चीज फिर से कहूंगा, जो भी डिसीजन है यहाँ से पढ़ना है वहां से पढ़ना है कहीं से भी पढ़ना है, पढ़ के एग्जाम क्लियर करनी है, तो उतना कर लेना आप अपने हिसाब। प्रोबली सर डाउट तो, एक्सक्यूज मी सर, यस।
सर डाउट तो नहीं है, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप है ना फर्स्ट पेपर को भी थोड़ा सा प्लीज, हाँ वो क्योंकि ये तो पहले पढ़ वाले लेंगे। ऑफिशियल स्टूडेंट लास्ट बैच के हैं, उनका रेगुलर क्लास सैटरडे संडे पेपर 1 ही डील होगा पूरा, तो वो इसी से हो जाएगा सर, वो कोई। ओके सर, थैंक यू सर। एनीवन एल्स? गौरव जी आपको कुछ पूछना हो? अपूर्वा, आई थिंक आप न्यू स्टूडेंट हो। मूमल पहले थी, फिर जुडिशरी की वजह से चले गए थे आउटसाइड वापस। सर क्लास टाइमिंग डेली यही रहेगी? सॉरी, क्लास टाइम डेली यही रहेगी? क्लास की टाइमिंग जी सर। मैम वो अपन 2-3 दिन में डिसाइड कर लेंगे, मतलब हाँ मॉक टेस्ट ऑलरेडी डाल रखा है स्मृति। मॉक टेस्ट जो है वो ऐप पे आपको जो टेस्ट वाला फाइल है वहां पे सारे दिख जाएंगे आपको। उसके अलावा ऑनलाइन अगर मैं मॉक देना हो तो वो ऑप्शन भी है, बैच का एक ऑप्शन आता है, उससे आप ऑनलाइन देखिए, उसी वक्त आपकी मार्किंग हो जाती है। ओके, रुपेंद्र जी आज नहीं है, एक को तो मैं जानता हूँ। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था कि सर सेट और नेट में सर लेवल ऑफ डिफरेंस रहता है क्या क्वेश्चन में, या फिर सेम ही पेज में तैयारी की जाती है? देखो ऐसा है कि मतलब एज इन नेट का अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करता, एग्जैक्टली नेट वाला ही सिलेबस होता है। बस ये कि नेट थोड़ा सा इजी होता है, सॉरी सेट थोड़ा सा इजी होता है नेट के कंपेयर में। और व्हेन यू क्वालिफाई द नेट तो आप पूरे ऑल इंडिया में एज असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबल हो जाते हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो, आप महाराष्ट्र में जाके पढ़ा लो, गुजरात में। जब आप सेट क्लियर करते हो तो जो वो पर्टिकुलर स्टेट है, समझो आई थिंक मध्य प्रदेश का सेट लगने वाला है, तो वहां पे जब आप एमपी सेट क्लियर करते हो तो मध्य प्रदेश में एलिजिबल हो जाते हो। और लेवल ऑफ जो टफनेस है, हार्डनेस है, वो थोड़ा सा कम होता है नेट से। सिलेबस एग्जैक्टली सेम होता है। मैंने भी अपने टाइम पे राजस्थान सेट दिया था, क्वालिफाई हुआ था, तो वो थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है। यस सर। सर सेट के लिए फिर कैसे प्रिपेयर किया जाए? सर मेरा एक्चुअली 36 का सेट है 21 जुलाई को। हाँ ठीक, मेरी एमआईसी में इश्यू है। एक बार फिर से बोलोगे पूरा? सर मैंने बोला कि सर सेट के लिए फिर कैसे क्वेश्चन किया जाए, पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने से सर हो जाएगा क्या? मेरा 21 जुलाई को छत्तीसगढ़ सेट है। 21 जुलाई को तो यस मतलब सर। थोड़े से पास्ट ईयर पेपर्स देख लो, जो छत्तीसगढ़ के जो पास्ट ईयर पेपर्स है उनको अच्छे से कर लो, उतने में आपका ठीक हो जाएगा। और फिर एक मेन टारगेट ये भी लेके चलो कि अल्टीमेटली अपने को नेट क्लियर करना है, जो आएगा है ना, उससे आपका हाँ यस सर। यस सर। यस, थैंक यू सर। वो आपको एक तरह से प्री टेस्ट की जैसे ले सकते हो कि सेट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे से बहुत सारा पढ़ो, ताकि अभी से आप सेट भी अच्छे से दो, फिर नेट के लिए और अच्छे से तैयारी हो जाए। यस सर। ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा थैंक यू सर। एक मिनट, इन्होंने क्या टाइप किया? Mock test will be fruitful too, like Delhi or on alternative Delhi quiz on WhatsApp or any other medium, so that we can be daily in touch with subject. हाँ स्मृति मैम, वो आज अपना क्लास वैसे, वरना जब मैं क्लास कराता हूँ ना तो 2-3 दिन की क्लास के बाद मैं क्लास में भी एंड में 15-20 मिनट लगातार क्वेश्चंस पूछता हूँ पीडीएफ में, फिर लास्ट में आंसर्स बताता हूँ। उसके अलावा जब सब्जेक्ट पूरा हो जाता है तो बैच का ऑप्शन आता है ऐप पे, वहां पे आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, आपके मार्क्स डायरेक्टली शो हो जाते हैं। और ऑफलाइन भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में पूरा टेस्ट होता है और उसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, एनी अदर डाउट? जो भी हो वो प्लीज पूछ लो फटाफट, बिकॉज और जो भी आपको कुछ भी टाइप का डाउट हो वो मैं तो बस ये चाहता हूँ प्राइमरली, सच बोले तो प्रोबली ये भी हो सकता है कि मेरा ये लास्ट बैच भी हो, बिकॉज देन आई विल बी थ्रूली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और जुडिशियरी, जो थोड़े प्रिंसिपल सर भी मेरे को बोल रहे हैं पीएचडी वाले। तो मेक श्योर आप मेरे से जितना बेनिफिट ले पाओ उतना ले लो नेक्स्ट 40-45 डेज में। तो ये है, एनर्जी लेवल मैच करना चाहिए मेरे को, वो प्राइमरली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। कि समझो अगर मैंने एग्जाम क्लियर कर रखा है, मेरे को उस चीज का एक्सपीरियंस है और मेरी इंटेंसिटी उतनी है, मतलब इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग तो मैं 10 घंटे आराम से खींच सकता हूँ पढ़ते पढ़ते। तो मेरा पर्पज ये है कि अगर अपनी इंटेंसिटी भी मैच कर गई ना तैयारी की, आप साथ हो गए उस चीज में और पूरा दिल और दिमाग से उसमें जुड़ गए नेक्स्ट 40-45 दिन,
तो ऑटोमेटिकली आपके पेपर क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये है मेरा मेन पर्पज प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, एनी अदर डाउट? रुपेंद्र जी आपको कुछ पूछना हो, प्राची आपको कुछ पूछना हो, बाकी तो सर सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स टू स्टडी, सीक्वेंस अब इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है। मैं तो पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा के फिर इंटरनेशनल लॉ पढ़ाऊंगा। बाकी आप ऐप पे जाना और नेट जेआरएफ का एग्जाम अप्रोच वाला देखना। देखो एक मेजर मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, सबको कि सर 10 यूनिट पढ़ाने वाले हो, 10 यूनिट में इतने सारे सब्जेक्ट है। मैंने वो एग्जाम अप्रोच में यही बताया, जिसका ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ नेट पॉइंट ऑफ व्यू में ना पहले भाई ज्यूरिस और इंटरनेशनल अच्छा है। पर अगर आप खुद के लेवल पे अगर कोर्स परचेस करते हो, जैसे डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। पिछले बार 26 क्वेश्चन आए थे कॉन्स्टिट्यूशन, इससे जो पहले वाला पेपर। कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं पढ़ाता हूँ, आप देखना ऐप पे, तो मैं ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता है, पूरा इन्वायरमेंट वहीं से कवर हो जाता है। इन्वायरमेंट में जो आर्टिकल 21 के जो आप केस लो पढ़ते हैं ना, इस बार भी आए थे, कमलनाथ का केस, एमसी मेहता के केस, वही इन्वायरमेंट का बेसिक है पूरा। फिर ह्यूमन राइट्स बोलते हैं लोग, ह्यूमन राइट्स पता नहीं क्या क्या पढ़ना है ह्यूमन राइट्स में। जब आप नेशनल काउंसिल को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी देखते हो, 338 है, 338 बी, 341 कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहीं आपका ह्यूमन राइट्स बहुत हद तक सही हो जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही पढ़ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड जरूरी है। फिर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी, कंपनी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये मैं अच्छे से करवाऊंगा। तो ताकि, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता कि सर कंपनी लॉ कितने बड़े, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आते हैं और वो इंडेक्स पे ज्यादा आते हैं, तो आप उस पर टाइम ना वेस्ट करो ज्यादा, वो बेटर है। थैंक यू गौरव जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। इसके अलावा किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट। प्राची मैम आपको कुछ एसएल के नाम से कौन है, मैं पहचाना नहीं, बाकी चलो एसएल तो चलेंगे, कोई नहीं। तो शाला एंड द लेक्चर, आई होप जितने भी किसी के डाउट थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। टोटली रिलाई ऑन योर लेक्चर एंड नोट्स। हाँ गौरव जी, कंप्लीटली आप रिलाई कर सकते हो। समय पे आप अपना कोर्स परचेज कर लेना, ताकि आप ज्यादा इधर उधर के रेफरेंस पे ना करो। मैंने 2-3 लोगों को डायरेक्टली कमिटमेंट दिया था, मदारसा मैम थे, उनका नेट था, तो हम उनका किसी वजह से किसी पीएचडी में रह गया था, मैं वहाँ पे था, मैंने बोला था कि हाँ मैडम आप कर लो उनका, और एंड शी वाज श्योर कि इस बार जेआरएफ हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली पेपर हो गया। आफ्टर सीइंग द रिव्यूज ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट बैच के, कि सर हमारा इतना सही हुआ, 200 नंबर के आसपास बने, तब मेरे को स्ट्रांगली ये लगा कि यस, इतना पढ़ा है वो परफेक्ट पढ़ा है, उतने में काम बन जाएगा एकदम। अच्छा गीता, आप हो क्या गौरव सिंह के नाम से? ठीक है ठीक है ठीक है, आपने तो ऑलरेडी स्टूडेंट ही हो आप तो बस उस पर रिलाई करो जितना ऐप पे है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। कुछ बाकी हो तो पूछ लें।